नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार, जहां आपको मिलती है उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 5 बड़े ऐलान भी किए हैं, जो आज से ही लागू हो चुके हैं। आज की पहली खबर, उत्तर प्रदेश में सभी कश्मीरियों का सत्यापन शुरू। दिल्ली में हुए कार विस्फोट और कश्मीरी डॉक्टरों के मॉड्यूल के सामने आने के बाद मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। एसएसपी संजय वर्मा के निर्देश पर जिले में रह रहे कश्मीरियों का व्यापक सत्यापन अभियान शुरू कर दिया गया है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को समय रहते रोका जा सके। सूत्रों के अनुसार जिले के कई कॉलेजों और मदरसों में कश्मीरी मूल के छात्र और चिकित्सक अध्ययन व कार्यरत हैं। पुलिस सभी के रिकॉर्ड, व्यक्तिगत इतिहास और यात्रा विवरण की गहराई से जांच कर रही है। विशेष रूप से छपार, भोपा और मंसूरपुर स्थित संस्थानों में दस्तावेजों की गहन पड़ताल की जा रही है। यूपी में खनन के दौरान हादसा, पहाड़ी धंसने से मलबे में दबे 15 मजदूर। यूपी के सोनभद्र में खनन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। खनन के दौरान पहाड़ी धंसने से काम कर रहे करीब 15 मजदूर मलबे में दब गए। इसके अलावा कंप्रेसर ऑपरेटर के भी मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हादसे की खबर से अफसरों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस और प्रशासनिक अफसर मौके पर पहुंचे। बिना देर किए राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। सीएम योगी ने सोनभद्र को दी करोड़ों की सौगात। 432 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री योगी शनिवार को सोनभद्र पहुंचे। वह चोपन में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। 2 घंटे प्रवास के दौरान योगी ने अफसरों के साथ बैठक भी की। प्रोटोकॉल के मुताबिक सीएम सुबह 11:30 बजे चोपन स्थित रेल कर्मचारी इंटर कॉलेज प्रांगण में बने हेलीपैड पर उतरे। कैंपस में ही जनजातीय गौरव दिवस एवं बिरसा मुंडा की जयंती पर राष्ट्रीय जनजातीय भागीदारी उत्सव में शामिल हुए। मंच से ही मुख्यमंत्री ने जिले में 548 करोड़ की 432 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद अफसरों संग कानून व्यवस्था और विकास कार्यों पर चर्चा की। राम मंदिर ध्वजारोहण के लिए मुकेश अंबानी, अमिताभ बच्चन को न्योता। अयोध्या में राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अब इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। 25 नवंबर को होने वाला आयोजन मंदिर निर्माण के पूरा होने का प्रतीक माना जा रहा है। इस दिन आम भक्त मंदिर में रामलला के दर्शन नहीं कर पाएंगे। मंदिर ट्रस्ट ने लोगों से घर पर रहकर ही कार्यक्रम का हिस्सा बनने की अपील की है। अतीक के करीबी रहे भूमाफिया पर बड़ा एक्शन। 280 करोड़ की जमीन खाली कराई। जमीन से खातेदारों के नाम निरस्त कर इसे ग्राम सभा के नाम पर दर्ज कर दिया गया है। राजस्व निरीक्षक क्षेत्रीय लेखपाल को शासकीय भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। 80 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की भूमि को फिर से ग्राम सभा के नाम पर दर्ज कर ग्राम सभा की भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। यूपी में गुजरात एटीएस ने आतंकी का घर खंगाला। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। शनिवार को गुजरात एटीएस की टीम लखीमपुर पहुंची। यहां मोहम्मद सहूल उर्फ सुहेल के घर की तलाशी ली। सुहेल को 9 नवंबर को गुजरात एटीएस ने बनासकांठा से गिरफ्तार किया था। सुहेल के साथ ही यूपी के शामली के रहने वाले सुलेमान शेख को गिरफ्तार किया गया था। सुहेल और सुलेमान पर आरोप था कि उन्होंने हैदराबाद के आतंकी अहमद मोहिउद्दीन सैयद को हथियार और विस्फोटक सप्लाई किए थे। मोहिउद्दीन सैयद पेशे से डॉक्टर है। उसने चीन से एमबीबीएस की डिग्री ली है। वह आईएसआईएस के खुरकान आतंकी संगठन से जुड़ा था। यूपी में केशव का कद बढ़ेगा, टूट सकती है अखिलेश राहुल की जोड़ी। बिहार चुनाव में एनडीए ने रिकॉर्ड जीत हासिल की है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसका असर अब यूपी में पंचायत चुनाव से लेकर 2027 के विधानसभा चुनाव पर पड़ना तय है। बीजेपी पर सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल, अपना दल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा, निषाद पार्टी का दबाव कम होगा। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बिहार के नतीजों के बाद यूपी में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा को नए सिरे से अपनी रणनीति पर विचार करना होगा। अखिलेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ अपनी शर्तों पर गठबंधन करेंगे। प्रतापगढ़ का गांजा तस्कर फिजिक्स का टीचर रहा। प्रतापगढ़ में जिस गांजा तस्कर के घर से पुलिस 2 करोड़ कैश बोरियों में भरकर ले गई, वह फिजिक्स का शानदार टीचर रहा। मानिकपुर में राजेश मिश्रा के घर से 11 बोरी नोट मिले। अलग अलग कमरों में फैले नोट गिनने में पुलिस को 24 घंटे लगे थे। पुलिस राजेश की पत्नी, बेटा बेटी के अलावा 2 पड़ोसियों को भी अपने साथ ले गई। राजेश मिश्रा के घर में मां और राजेश का नाबालिग बेटा है। बाकी लोग फरार हैं। मां रामकली का कहना है, बड़े बेटे श्याम और उसके बेटे चिंटू ने राजेश को फंसा दिया। योगी सरकार ने 8 लेन एक्सप्रेसवे निर्माण परियोजना को किया रद्द। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अब ग्रेटर नोएडा से बलिया तक प्रस्तावित 8 लेन एक्सप्रेसवे का निर्माण अब नहीं कराएगी। इसका निर्माण मेसर्स जेपी गंगा इंफ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन लिमिटेड को कराना था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ।
बरेली में मालगाड़ी में आग लगी। बरेली जंक्शन पर खड़ी एक मालगाड़ी के आखिरी डिब्बे से अचानक धुएं का गुबार उठने लगा। डिब्बे से धुआं निकलता देख यात्रियों और रेलवे स्टाफ में अफरा तफरी मच गई। तुरंत इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी गई। मौके पर पहुंचे रेलवे कर्मचारियों और आरपीएफ की टीम ने सबसे पहले जलती हुई बोगी को बाकी ट्रेन से काटकर अलग किया ताकि आग अन्य डिब्बों तक न फैल सके। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चला है। घटना शनिवार सुबह प्लेटफॉर्म नंबर पर हुई। वाराणसी की दाल मंडी में मकान की दीवार छत गिराई। वाराणसी की दाल मंडी में शनिवार को फिर से मकान और दुकानें तोड़ी गईं। नगर निगम और पीडब्ल्यूडी टीम पुलिस फोर्स के साथ बुलडोजर लेकर पहुंची। एडीएम सिटी आलोक वर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में प्रशासनिक अफसर मौके पर मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन के अफसरों को देखते ही कारोबारियों की भीड़ जुट गई। नई सड़क के व्यापारी भी बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। कुछ दुकानदारों ने विरोध किया, लेकिन पुलिस के आगे किसी की एक नहीं चली। प्रशासनिक अफसरों ने व्यापारियों को तुरंत सामान हटाकर दुकानें बंद करने को कहा। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर वॉशिंग पिट निर्माण तेज। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर वॉशिंग पिट 1 और 2 के निर्माण कार्य में तेजी आने के बाद रेल प्रशासन ने पहले जारी ट्रेन निरस्तीकरण, शॉर्ट टर्मिनेशन और शॉर्ट ओरिजिनेशन की अवधि में संशोधन किया है। अब यह व्यवस्था 28 फरवरी की जगह 15 फरवरी 2026 तक ही लागू रहेगी। इसकी पुष्टि एनआईआर के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने की। धीरेन्द्र शास्त्री के आगे चल रही जया किशोरी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा का आज 9वां दिन है। जया किशोरी यात्रा में शामिल हुई। यात्रा में वह धीरेन्द्र शास्त्री के आगे चलती दिखाई दी। इससे पहले बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, फिल्म प्रोड्यूसर एकता कपूर और एक्टर राजपाल यादव भी शुक्रवार शाम को शामिल हुए। मृदुलकांत शास्त्री, देवकीनंदन ठाकुर, चिन्मयानंद बापू ने भी पदयात्रा में शिरकत की। झांसी के बाजारों में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम का विरोध। झांसी नगर निगम अतिक्रमण पर लगातार बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हैं। शनिवार को अतिक्रमण निरोधी दस्ता कोतवाली इलाके के बड़ा बाजार, गंदीगर का टपरा समेत अन्य मार्केट में अतिक्रमण हटाने पहुंचा। यहां नगर निगम की टीम को देखते ही कुछ व्यापारी सड़क पर आ गए और नगर निगम की टीम से बहस करने लगे, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी के आगे उनकी एक न चली। इसके बाद बुलडोजर से अतिक्रमण हटवाया गया। अगर आपको यह खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमें और बेहतर खबरें लाने का हौसला मिले। आपका एक लाइक हमें और प्रेरित करता है। यूपी की ताजा खबरों के लिए लाइक और सपोर्ट जरूर करें। मैं आगरा विधायक हूं, मेरे लिए स्टेडियम खाली कराओ। आगरा के एक होटल में दिल्ली के व्यक्ति ने अपने आप को आगरा विधायक बताकर कमरा लिया। वह 18 दिन से होटल में रह रहा है, किराया भी नहीं दे रहा है। साथ ही वह आसपास के रेस्टोरेंट और होटल से खाने पीने का सामान मंगाता और भुगतान भी नहीं करता है। इसके बाद वो स्टेडियम में पहुंच गया। वहां पर अपने आप को विधायक बताते हुए रौब झाड़ने लगा। खुद के क्रिकेट खेलने के लिए अलग से व्यवस्था कराने को बोलने लगा। पीड़िता होटल मालिक ने इसकी शिकायत पुलिस से की। शिकायत के बाद पुलिस ने फर्जी विधायक को पकड़ लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। मामला थाना सदर के होटल पवन का है। यूपी में मूर्तिकार को भूषण अवार्ड देने आई महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजीत पवार शुक्रवार शाम नोएडा पहुंचे। उन्होंने सेक्टर 19 स्थित मूर्तिकार राम सुतार के आवास पर उन्हें महाराष्ट्र भूषण 2024 से सम्मानित किया। 100 साल के राम सुतार इन दिनों अस्वस्थ चल रहे हैं। स्वास्थ्य कारणों से वह मुंबई में आयोजित सम्मान समारोह में नहीं जा सके थे। मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, संस्कृति मंत्री आशीष सैलार खुद उनके घर पहुंचे और उन्हें राज्य का सबसे बड़ा सम्मान दिया। बिहार जीत पर रवि किशन बोले, बम बम जीत बा। बिहार में एनडीए को बड़ी और एकतरफा जीत मिली है। इस जीत के बाद गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का धन्यवाद किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया। इसमें उन्होंने बिहार की जनता को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह जीत जनता के विश्वास की जीत है। रवि किशन ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया। उन्होंने कहा कि बिहार ने विकास और बेहतर भविष्य के लिए वोट किया है। उत्तराखंड में 4 दिन में तैयार हुआ फर्जी स्थायी निवास। उत्तराखंड में एक कॉमन सर्विस सेंटर संचालक ने उत्तर प्रदेश के रईस अहमद को हल्द्वानी का दिखाकर 4 दिनों में फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना दिया। मामला तब सामने आया जब 13 नवंबर की शाम एक व्यक्ति की शिकायत पर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने इस फर्जी सीएससी सेंटर पर छापा मारा। शिकायतकर्ता का आरोप था कि उसके दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल कर किसी दूसरे व्यक्ति का स्थायी निवास बना दिया गया है। यूपी से झारखंड जा रही मालगाड़ी में आग लगते ही मचा हड़कंप। यूपी के बरेली में एक मालगाड़ी में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। किशनगंज से झारखंड के लिए माल लेकर जा रही एक मालगाड़ी के डिब्बे में शनिवार को अचानक आग सुलगती देखी गई। सूचना मिलते ही बरेली जंक्शन प्रशासन हरकत में आ गया। मालगाड़ी को मुख्य लाइन से हटाकर लूप लाइन पर रोका गया, जबकि प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसकी जानकारी अधिकारियों को दी गई।
34 साल बाद कस्टम एक्ट केस में आरोपी बरी आगरा में 34 साल पुराने कस्टम एक्ट के एक मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। वर्ष 1991 में एम्बेसडर कार से बरामद हुए 27 सोने के बिस्कुट और डॉलर के नोट के मामले में आरोपी अशोक कुमार गुप्ता को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अचल प्रताप सिंह ने यह आदेश सुनाया। यूपी बार काउंसिल चुनाव में पहले दिन 25 नामांकन। यूपी बार काउंसिल के 25 सदस्यों के लिए होने वाले चुनाव में नामांकन के पहले दिन विभिन्न जिलों के 25 अधिवक्ता प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किए। यूपी बार काउंसिल सचिव रामकिशोर शुक्ल ने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर न्यायमूर्ति अरविंद कुमार त्रिपाठी निर्वाचन अधिकारी और रिटायर न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह पर्यवेक्षक का दायित्व निर्वहन करेंगे। बिहार में सरकार गठन को लेकर दिल्ली में बैठक। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद पटना में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बिहार में सरकार गठन को लेकर दिल्ली में बैठक हो रही है। इसमें अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े मौजूद हैं। ललन सिंह और संजय झा के साथ चर्चा जारी है। इससे पहले मुख्यमंत्री आवास में शनिवार की सुबह से ही नेताओं का आना जाना जारी रहा। सबसे पहले विजय कुमार चौधरी सीएम हाउस पहुंचे। दानापुर से जीत हासिल करने वाले रामकृपाल यादव नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। डॉक्टर शाहीन ने मस्जिद के पते पर लिए थे सिम। फरीदाबाद में पकड़ी गई जैश ए मोहम्मद मॉड्यूल की सदस्य बताई जा रही डॉक्टर शाहीन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि शाहीन फर्जी पते पर लिए गए मोबाइल नंबर का लंबे समय से इस्तेमाल कर रही थी। वह फरीदाबाद के धौज कस्बे की मस्जिद के पते पर सिम लेकर अल फलाह यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से उसका उपयोग करती रही। उसका यात्रा इतिहास, लगातार यूपी कनेक्शन और हाल में लखनऊ कानपुर की गतिविधियों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और बढ़ा दी है। यूपी एटीएस और इंटेलिजेंस टीमें अब उसके मूवमेंट की कड़ियां जोड़ने में जुटी हैं। दिल्ली धमाके से 3 दिन पहले छोड़ी 2.25 लाख सैलरी वाली नौकरी। दिल्ली में 10 नवंबर 2025 यानी सोमवार की शाम लाल किले के पास हुए कार धमाके की जांच तेज हो गई है। इस मामले में गिरफ्तार डॉक्टर परवेज, उसकी बहन डॉ शाहीन और उनके साथियों की जिंदगी की कई परतें अब खुलने लगी हैं। इंटीग्रल विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर पद की 2.25 लाख रुपए महीना की नौकरी छोड़कर डॉक्टर परवेज अंसारी आतंक की दुनिया में पैर जमा रहा था। वर्ष 2022 से अपनी बहन डॉक्टर शाहीन के साथ मिलकर इसका ताना बाना बुन रहा था। दिल्ली में लाल किला के पास हुए कार विस्फोट से ठीक 3 दिन पहले उसने विश्वविद्यालय की नौकरी भी छोड़ दी थी। डिप्टी सीएम केशव मौर्य बोले, आतंकियों को तबाह कर देंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शनिवार को सहारनपुर पहुंचे। सर्किट हाउस में प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। यहां उनकी अध्यक्षता में विभागीय समीक्षा बैठक हुई, जिसमें विकास योजनाओं, कानून व्यवस्था और लंबित प्रोजेक्ट्स की प्रगति पर चर्चा हुई। मौर्य ने साफ चेतावनी दी कि लंबित काम तय समय पर हर हाल में पूरे हों। समीक्षा बैठक के बाद डिप्टी सीएम जनमंच परिसर पहुंचे। वहां वे आम जनता, प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद किया और मौके पर आने वाली शिकायतों का समाधान कराया। अयोध्या में एसडीएम कोर्ट से आवासीय पट्टे की फाइल चोरी। अयोध्या के मिल्कीपुर तहसील सभागार में जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुडे की अध्यक्षता में आयोजित तहसील समाधान दिवस में भूमि और आवास से जुड़े कई मामले सामने आए। इसी दौरान खंडासा थाना क्षेत्र के बोड़ेपुर गांव निवासी सुनीता प्रियदर्शी ने एक गंभीर शिकायत दर्ज कराई। नौतनवा विधायक की पहल सड़क निर्माण को मिली मंजूरी। महाराजगंज के लक्ष्मीपुर ब्लॉक में एक बहुप्रतीक्षित सड़क के निर्माण को शासन से 130.14 लाख रुपए की स्वीकृति मिल गई है। यह मार्ग नंदा चौराहा से अफडोरवा होते हुए मालीपुर ग्राम मदरहा ककटही तक जाएगा। नौतनवा विधायक आरसी त्रिपाठी के प्रयासों से यह मंजूरी मिली है। ग्रामीणों ने लंबे समय से इस मार्ग के निर्माण की मांग की थी। स्वीकृति मिलने के बाद इटहिया चौराहे पर ग्रामीणों ने विधायक आरसी त्रिपाठी का गर्मजोशी से स्वागत किया। रक्षा मंत्री राजनाथ बोले, बिहार के परिणाम को यूपी में दोहराएंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को लखनऊ पहुंचे। एयरपोर्ट पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उनका स्वागत किया। यहां से वे सदर कैंट स्थित संस्कृत विद्यालय गए, जहां वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और प्रबुद्ध जन से संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राजनाथ ने बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के साथ भाजपा के शानदार प्रदर्शन की कार्यकर्ताओं को बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने कहा, बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम से भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव सामने आया है। बिहार परिणाम को यूपी में दोहराएंगे। शिवपाल बोले, फोटो खिंचवाने से राजनीति नहीं चलती। बिहार चुनाव में एनडीए की रिकॉर्ड जीत के बाद यूपी में सियासी बयानबाजी बढ़ गई है। संभल पहुंचे सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि वोट काटकर आतंक पैदा करने की साजिश की जा रही है। बिहार में विपक्ष के 4 लाख वोट काट दिए गए। वहीं इटावा में शिवपाल यादव ने सपा कार्यकर्ताओं से कहा कि केवल फोटो पोस्ट करने से काम नहीं चलेगा, जमीन पर उतरकर मेहनत करनी पड़ेगी।
गोरखपुर से लखनऊ के लिए नई एक्सप्रेसवे बस सेवा शुरू। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए गोरखपुर से आलमबाग लखनऊ के लिए एक्सप्रेसवे मार्ग पर नई बस सेवा शुरू कर दी है। लखनऊ जाने वाले यात्रियों की बढ़ती संख्या और तेज यात्रा की जरूरत को देखते हुए निगम ने यह रूट सक्रिय किया है। क्षेत्रीय प्रबंधक के निर्देश और वरिष्ठ केंद्र प्रभारी व सीनियर फोरमैन की सहमति के बाद चालक और परिचालक का आवंटन भी कर दिया गया है, जिससे सेवा सुचारू रूप से चलेगी। लखनऊ में समाधान दिवस पर लेखपालों ने किया प्रदर्शन। लखनऊ की 5 तहसीलों मोहनलालगंज, सदर, सरोजनी नगर, मलिहाबाद और बख्शी का तालाब में शनिवार को लेखपाल अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन पर रहे। कार्य बहिष्कार के बीच बीकेटी तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ, जहां जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर ने न सिर्फ शिकायतें सुनी बल्कि मौके पर 68 मामलों का निस्तारण भी कराया। लखनऊ में बिजली विभाग की वर्टिकल हेल्प डेस्क शुरू। लखनऊ में बिजली विभाग में वर्टिकल व्यवस्था लागू हो गई है। अब शहर 15 लाख ग्राहकों को अगर कोई परेशानी होती है तो वह सीधे एक 912 नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए शहर को जोन वाइज बांटकर हेल्प डेस्क शुरू कर दी गई है। हेल्प डेस्क ने हर जोन के लिए काम करना शुरू कर दिया है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की प्रबंध निदेशक रिया केजरीवाल ने सेंट्रल कार्यालय के बाहर नारियल फोड़कर हेल्प डेस्क शुरू कर दी। उपभोक्ताओं को नई व्यवस्था में भी किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए चीफ इंजीनियर से लेकर ग्राउंड लेवल तक अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश हैं। प्रयागराज में 70 से अधिक दिव्यांगों ने कराया पंजीकरण। प्रयागराज में दिव्यांगजनों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। रोटरी क्लब ऑफ इलाहाबाद मिड टाउन 16 और 17 नवंबर को निशुल्क बैटरी ऑन ऑपरेटेड कृत्रिम हाथ वितरण शिविर का आयोजन करेगा। इस शिविर में अब तक 70 से अधिक दिव्यांगजन पंजीकरण करा चुके हैं। यह शिविर विश्व हिंदू परिषद के केसर भवन में आयोजित होगा। कार्यक्रम सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा, जहां जरूरतमंद दिव्यांगों को आधुनिक कृत्रिम हाथ उपलब्ध कराए जाएंगे। बिना लाइसेंस कुत्ता पालने वालों पर नगर निगम का एक्शन। नगर निगम लखनऊ ने गुरुवार को बिना लाइसेंस कुत्ता पालने वालों पर कार्रवाई करते हुए 24,000 रुपए का जुर्माना वसूला। नगर निगम टीम ने महानगर कॉलोनी, छन्नीलाल चौराहा और आसपास के इलाकों में घर घर जाकर पालतू कुत्तों के लाइसेंस की जांच की। इसमें प्रवर्तन दल, डॉग कैचिंग स्क्वाड और नगर निगम कर्मी मौजूद रहे। अभियान के दौरान 4 लोगों के पास कुत्ते का लाइसेंस नहीं पाया गया। इनसे मौके पर ही 20,000 रुपए का जुर्माना लिया गया और उनका लाइसेंस बनवाया गया। 3,000 में तमंचा 5,000 में तैयार हो रही थी। बंदूक मेरठ की सरधना। पुलिस ने तमंचा फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह फैक्ट्री गांव के बाहर खेत में बनी एक ट्यूबवेल में चल रही थी। मौके से काफी संख्या में बने और अधबने तमंचे बरामद हुए हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि अब तक करीब 250 से ज्यादा अवैध तमंचे यह बाजार में खपा चुके हैं। फिलहाल पुलिस नेटवर्क खंगालने में जुटी है। फर्रुखाबाद में आवारा कुत्तों की होगी नसबंदी। फर्रुखाबाद नगर पालिका ने आवारा कुत्तों की नसबंदी का अभियान शुरू कर दिया है। इसके लिए हरियाणा की एक संस्था की टीम शहर पहुंच गई है। बंध्याकरण के बाद कुत्तों 250 से ज्यादा अवैध तमंचे यह बाजार में खपा चुके हैं। फिलहाल पुलिस नेटवर्क खंगालने में जुटी है। फर्रुखाबाद में आवारा कुत्तों की होगी नसबंदी। फर्रुखाबाद नगर पालिका ने आवारा कुत्तों की नसबंदी का अभियान शुरू कर दिया है। इसके लिए हरियाणा की एक संस्था की टीम शहर पहुंच गई है। बंध्याकरण के बाद कुत्तों को 7 दिनों तक निगरानी में रखा जाएगा। नगर पालिका ने अक्टूबर माह में कुत्तों की नसबंदी के लिए टेंडर स्वीकृत किया था, जो हरियाणा की एक फर्म को मिला था। इस कार्य के लिए 5 सदस्यीय टीम बांदा से फर्रुखाबाद पहुंची है। टीम को बेडारा स्थित एक भवन में ठहराया गया है, जहां कुत्तों के लिए पिंजरे बनाए गए हैं और ऑपरेशन थिएटर बनाने की प्रक्रिया चल रही है। आगरा नगर निगम 48 प्रतिष्ठानों की कुर्की कराएगा। आगरा नगर निगम प्रशासन ने गृहकर बकायेदारों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़े पैमाने पर कुर्की वारंट जारी करना शुरू कर दिया है। डिमांड नोटिस के बावजूद गृहकर जमा न करने वाले होटल, मैरिज होम और भवन स्वामियों पर अब निगम का शिकंजा कस रहा है। नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने विशेष रूप से 50,000 रुपए से अधिक बकाया रखने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आजमगढ़ में 13 शस्त्र लाइसेंस धारकों के लाइसेंस निलंबित। आजमगढ़ जिले में एसएसपी डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर पुलिस आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों की लगातार निगरानी कर रही है। इसी क्रम में ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित किया जा रहा है जिनके पास शस्त्र लाइसेंस होने से समाज की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है। पुलिस की सख्ती के तहत जिले में 13 लोगों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। इस अभियान में अब तक कुल 29 लाइसेंस निलंबित किए जा चुके हैं। पुलिस का कहना है कि आगे भी संदिग्ध गतिविधियों वाले लोगों पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।
पद्मावत और अयोध्या एक्सप्रेस में अतिरिक्त स्लीपर कोच यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय लिया है। हापुड़ रेलवे स्टेशन पर रुकने वाली 2 जोड़ी ट्रेनों 2 में अलग अलग तिथियों पर एक अतिरिक्त स्लीपर कोच जोड़ा जाएगा। मुरादाबाद रेलवे मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक आदित्य गुप्ता ने बताया कि प्रतापगढ़ से दिल्ली जाने वाली पद्मावत एक्सप्रेस ट्रेन में 15 नवंबर से 21 नवंबर तक एक अतिरिक्त स्लीपर कोच लगाया जाएगा। इसी तरह दिल्ली से प्रतापगढ़ जाने वाली पद्मावत एक्सप्रेस में 18 नवंबर से 24 नवंबर तक अतिरिक्त कोच के साथ संचालन होगा। गरीब छात्रों के लिए अच्छे स्कूल में पढ़ने के बढ़ेंगे मौके। प्रदेश में नीट और शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटी) के तहत निजी स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया दिसंबर में शुरू करने की तैयारी आखिरी चरण में है। इसके तहत पिछले साल की अपेक्षा इस बार लगभग 4,500 स्कूल और बढ़ जाएंगे। विभाग की ओर से आवश्यक अपग्रेडेशन कर पोर्टल को जल्द से जल्द शुरू करने का काम किया जा रहा है। बिना अप्लाई किए ही मिल जाएगी पेंशन लेखपाल बनने में, अब होगी आसानी। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने राज्य में वृद्धावस्था पेंशन को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया है। अब पात्र वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन के लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। समाज कल्याण मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने बताया कि फैमिली आईडी एक पारिवारिक पहचान प्रणाली से पात्र लाभार्थियों का स्वतः चिन्हीकरण होगा और उनकी सहमति मिलने पर पेंशन सीधे स्वीकृत की जाएगी। वर्तमान में 67,50,000 वरिष्ठ नागरिक इस योजना का लाभ ले रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो प्रक्रिया पूरी न कर पाने के कारण पेंशन से बाहर रह जाते हैं। नया फैसला इसी समस्या को हल करने पर केंद्रित है। लखनऊ में ओला कर्मचारियों ने कस्टमर को पीटा। लखनऊ में ओला के कर्मचारियों ने बेटे के सामने ही पिता को जमकर पीटा। बेटे ने जब घटना का वीडियो बनाने की कोशिश की तो हमलावरों ने उसे 200 मीटर तक दौड़ाया, गालियां दी। युवक जैसे तैसे भागकर पुलिस के पास पहुंचा और पूरी बात बताई। घटना गुडम्बा थाना क्षेत्र में रिंग रोड स्थित ओला सर्विस सेंटर में शनिवार को हुई। यहाँ स्टाफ ने कस्टमर के साथ मारपीट की। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, देश बाबर का नहीं, राम का बागेश्वर धाम के। पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा का शनिवार को 9वां दिन रहा। शाम को पम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पदयात्रा में शामिल और दर्शन के लिए खड़े हजारों लोगों से कहा कि यह देश बाबर का नहीं, रघुवर का है। इस देश को घुसपैठियों की धर्मशाला न बनने दें। सुबह जया किशोरी गायक बी प्राक यात्रा में शामिल हुई। यात्रा में वह धीरेन्द्र शास्त्री के आगे चलती दिखाई दी। इससे पहले बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, फिल्म प्रोड्यूसर एकता कपूर और एक्टर राजपाल यादव भी शुक्रवार शाम को शामिल हुए। मृदुलकांत शास्त्री, देवकी नंदन ठाकुर, चिन्मयानंद बापू ने भी पदयात्रा में शिरकत की। प्रदेश में समय से पहले शीतलहर का प्रकोप है। दिन का तापमान तो सामान्य है, लेकिन रात के तापमान में गिरावट देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश में ठंडी उत्तरी पश्चिमी हवाओं और साफ आसमान के कारण रात का तापमान लगातार गिर रहा है। इटावा, बरेली, कानपुर, बाराबंकी और अमेठी में बीती रात शीतलहर जैसे हालात दर्ज किए गए। शनिवार को बाराबंकी, इटावा, अयोध्या, अमेठी, शाहजहांपुर, बरेली, मेरठ जैसे यूपी के लगभग 10 जिलों में रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। यूपी के इस शहर में विकसित होंगी 2 टाउनशिप। बरेली में 2 टाउनशिप विकसित करने के लिए बरेली विकास प्राधिकरण बीडीए की बोर्ड बैठक में स्वीकृति हो गई है। इसमें पीलीभीत रोड स्थित नई टाउनशिप के लिए 1,327 करोड़ की लागत से 9 गांवों की जमीन किसानों से अपने पक्ष में बीडीए लिखवाएगा। भूमि अधिग्रहण के एवज में किसानों को 4 गुना मुआवजा भी बीडीए देगा। दूसरी औद्योगिक टाउनशिप के लिए बरेली मीरगंज तहसील के लिए 4 गांवों का चयन हुआ है। इसमें 125 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। बीडीए की बोर्ड बैठक में 6 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। पुष्टि को आए 9 प्रस्तावों को भी स्वीकृत किया गया है। सुरक्षा बलों ने नेपाल बॉर्डर पर ब्रिटिश नागरिकों को किया गिरफ्तार। यूपी के बहराइच में नेपाल सीमा से घुसपैठ के प्रयास में शनिवार सुबह 2 ब्रिटिश नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। विदेशी अधिनियम की धारा 14A के तहत केस दर्ज कर जेल भेज दी। रुपईडीहा थाने के प्रभारी निरीक्षक रमेश सिंह रावत ने बताया कि सुबह करीब 10 बजे गश्त के दौरान रुपईडीहा चेक पोस्ट के पास 2 संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए। काशी में हेलीकॉप्टर से क्रूज पर उतरे एनएसजी कमांडो गंगोत्री क्रूज में तेज धमाका, चारों ओर धुआं, आसमान में मंडराते हुए हेलीकॉप्टर आया। रस्सी के सहारे एनएसजी कमांडोज क्रूज पर उतरे, आतंकियों को चारों तरफ से घेर लिया। मुठभेड़ के बाद कमांडोज ने सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला। यह नजारा रविदास घाट पर मॉक ड्रिल के दौरान दिखाई दिया। काशी में कई बार आतंकी हमले हो चुके हैं। यहाँ संकट मोचन मंदिर में भजन गायक गुलशन कुमार की हत्या हुई थी, इसलिए मॉक ड्रिल और महत्वपूर्ण है।
3 दिन अयोध्या में रहेंगे संघ प्रमुख ध्वजारोहण समारोह में होंगे शामिल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सर संघ चालक मोहन भागवत 3 दिवसीय प्रवास पर अयोध्या पहुंच रहे हैं। आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों से जुड़े कई बड़े कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी होगी। वह 23 नवंबर की शाम अयोध्या पहुंचेंगे। 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण समारोह में भी वे शामिल होंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को मिली सुनवाई की नई तारीख। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 18 नवंबर को सुनवाई होनी है। इसे देखते हुए आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार से इस मामले में उनको याची लाभ देकर मामला निस्तारित करने की मांग की है। यूपी में धान खरीद ने पकड़ी रफ्तार। सरकार द्वारा धान की खरीद में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसमें किसानों का पंजीकरण 3,93,000 पार कर गया है। अब तक 53,330 किसानों से 3,12,000 मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदा जा चुका है। लक्ष्य से अधिक 4,143 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां किसानों को मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं। धान कॉमन के लिए 2,369 रुपए और ग्रेडे के लिए 2,389 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिल रहा है। किसानों को 17% नमी वाले धान को सुखाकर और साफ करके लाने की सलाह दी गई है और खरीद के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।